हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको तो पता ही चल गया होगा कि रूस ने यूक्रेन का इन्वेजन यानी कब्जा करने की नीयत से हमला शुरू कर दिया है। काफ़ी सारे लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है और रूस की तरफ से यूक्रेन के कई सारे शहरों में हमला किया गया है, जिसे बताया जा रहा है कि रूस कुछ ही दिनों में पूरे यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेगा। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा, लेकिन हम इस पूरे क्राइसिस की पूरी टाइमलाइन जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत होती है नवंबर 2021 से, जहां पर सैटेलाइट इमेज में दिखता है कि रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास अपने 1 लाख सोल्जरों को पूरे मिलिट्री हार्डवेयर के साथ तैनात कर दिया है। और इसके बाद 7 दिसंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस को चेतावनी देते हैं, अगर यूक्रेन पर हमला किया गया तो रूस पर कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे। फिर इसके बाद 17 दिसंबर में रूस अपने सिक्योरिटी डिमांड को पश्चिमी देशों खासकर नेटो को देता है, जिसमें नेटो का एक्सपेंशन रोकना और नेटो को सभी मिलिट्री एक्टिविटीज से रोकना शामिल है और यूक्रेन को नेटो मेंबर नहीं बनाना शामिल है। फिर आती है 3 जनवरी। फिर जो बाइडेन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भरोसा दिलाते हैं कि अमेरिका रूस के मिलिट्री एक्शन का बेहद ही कड़ा जवाब देगा। 10 जनवरी। और फिर रूस और अमेरिका के डिप्लोमेट्स स्विट्जरलैंड में मिलते हैं और रूस अपनी सिक्योरिटी डिमांड को एक बार फिर अमेरिका के सामने रखता है, लेकिन अमेरिका इन डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। और फिर 24 जनवरी 2022 फिर नाटो अपनी सेना को अलर्ट कर देता है और अपने फाइटर जेट और नेवल शिप्स को भेजता है। अमेरिका भी अपने 8,500 सैनिकों को अलर्ट करता है और कुछ देशों ने अपने नॉन एसेंशियल स्टाफ को यूक्रेन से निकालना शुरू कर दिया। 27 जनवरी। इसके बाद जो बाइडेन कहते हैं कि रूस फरवरी में अब हमला करेगा, लेकिन यहाँ पर चाइना रूस के साथ आ जाता है और बोलता है कि रूस की सिक्योरिटी डिमांड पूरी तरह से जायज़ है और इसको सीरियस लेना चाहिए। 28 जनवरी। फिर पुतिन कहते हैं कि रूस की सिक्योरिटी डिमांड को नज़रअंदाज कर दिया गया है, लेकिन हम बातचीत करना जारी रखेंगे। और जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने भी कहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज पैनिक बना रही है जो उसकी इकोनॉमी के लिए ख़राब है। 1 फरवरी। जब दुनिया में ये चर्चा चल रही थी कि रूस यूक्रेन का इन्वेजन कर देगा, तो पुतिन ने कहा कि इसका इन्वेजन करने का कोई इरादा नहीं है और हमारी सुरक्षा चिंताओं को फिर नज़रअंदाज कर दिया गया है। फिर 6 फरवरी को फिर अमेरिका की मीडिया में ये बात चलती है कि रूस ने इन्वेजन करने लायक 70% सेना को तैयार कर लिया है। फिर 8 फरवरी। फिर यहाँ पर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति मॉस्को में मिलते हैं और 6 घंटे तक चली इस मीटिंग के बाद मैक्रोन कहते हैं कि पुतिन यहाँ पर टेंशन को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन रूस ने इस बात से इनकार कर दिया और बोला है कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। 11 फरवरी। फिर जो बाइडेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान कहते हैं कि रूस यहाँ पर कुछ ही दिनों में यूक्रेन पर हमला कर देगा और शायद बीजिंग ओलंपिक के ख़त्म होने से पहले यानी 20 फरवरी से पहले। तो फिर अमेरिका अपने 3,000 सैनिकों को यूरोप भेज दिया। फिर कुछ देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया। 12 फरवरी। इसके बाद जो बाइडेन और पुतिन वीडियो कॉल के जरिए बात करते हैं, तो जो बाइडेन कहते हैं कि यूक्रेन का इन्वेजन करने से विनाशकारी हालत हो जाएगी, लेकिन हम डिप्लोमेसी में यकीन रखते हैं और हम दूसरी स्थिति के लिए भी तैयार है, यानी मिलिट्री एक्शन। लेकिन पुतिन यहाँ पर फिर वही बात दोहराते हैं कि अमेरिका और नेटो यहाँ पर एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं कि यूक्रेन नाटो में कभी शामिल नहीं होगा। 15 फरवरी। पुतिन कहते हैं कि वो पश्चिमी देशों के साथ काम करने के लिए तैयार है, जिससे टेंशन कम हो जाए, लेकिन पश्चिमी देशों को भी रूस की डिमांड को कंसीडर करना होगा। और तभी जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स मॉस्को जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर अभी भी युद्ध से बचने का मौका है और डिप्लोमेटिक ऑप्शन अभी भी रखे हुए हैं। 17 फरवरी। जो बाइडेन और एंटोनी ब्लिंकन रूस को वार्न करते हुए कहते हैं कि रूस कभी भी यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है, इसके लिए रूस फॉल्स फ्लैग का इस्तेमाल करेगा। 18 फरवरी। फिर जो बाइडेन कहते हैं कि अब मैं मान चुका हूं कि यहाँ पर पुतिन ने रूस को इन्वेड करने का फैसला कर लिया है। ये फैसला एक विनाशकारी है, लेकिन बिडेन ने यह भी कहा है कि डिप्लोमेसी के दरवाजे खुले हैं और जब तक वॉर नहीं होता तब तक डिप्लोमेसी के दरवाजे खुले रहेंगे। 19 फरवरी। इसके बाद अलगाववादियों, जिन्होंने यूक्रेन के दोनबास रीजन के दोनेत्स्क और लुहांस्क को कब्जे में ले रखा है, वहां पर यूक्रेन की सेना और अलगाववादियों में भारी गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें एक यूक्रेनी सोल्जर मारा जाता है। 21 फरवरी। फिर पुतिन दोनेत्स्क और लुहांस्क को 2 अलग अलग देश बनाने की घोषणा करते हैं, जिससे रूस के लिए दोनेत्स्क और लुहांस्क में अपनी सेना भेजने का रास्ता साफ हो जाता है। 22 फरवरी। फिर जो बाइडेन जो 2 नए देश बने हैं उनके साथ साथ रूस पर भी सैंक्शंस लगा देते हैं, जिससे रूस फाइनेंशियली पूरी तरह से दुनिया से कट जाए। और जो बाइडेन कहते हैं कि दोनेत्स्क और लुहांस्क में सेना भेजकर रूस ने यूक्रेन को इन्वेड करना शुरू कर दिया है लगभग।
23 फरवरी यूक्रेन की पार्लियामेंट में इमरजेंसी लगाने के लिए वोट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रूस के इन्वेजन का खतरा था और पार्लियामेंट से पूरे यूक्रेन के इमरजेंसी लगाने वाला प्रस्ताव पास हो जाता है और उसी दिन रूस अपनी यूक्रेन की एम्बेसी को खाली करना शुरू कर देता है। फिर आता है डी डे और 24 फरवरी को रूस यहाँ पर यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर कर देता है और पुतिन यहाँ पर यूक्रेन की आर्मी से हथियार डालने के लिए कहते हैं और जो आर्मी पर्सन हथियार डालेगा वो वहाँ से आज़ादी से निकल जाएगा और अपनी फैमिली से मिल पाएगा। फिर पुतिन ने दूसरे देशों से इस मामले में दखल ना देने के लिए कहा है। तो अब ये यहाँ पर युद्ध चल रहा है जो अभी तक जारी है और इसमें क्या होगा क्या नहीं, ये पूरी तरह से रशिया के राष्ट्रपति यूक्रेन पर डिपेंड करता है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता, तो ये पूरी तरह से उनके ऊपर चल रहा है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।